हेलो एवरीवन। श्री नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज कुछ इंपॉर्टेंट आईसीयू के क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आईसीयू के क्वेश्चंस बहुत बार एम्स में पूछते हैं और आरआरबी में पूछते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज मोस्ट क्रिटिकल टू मॉनिटर इन ए पेशेंट ऑन ए वेंटिलेटर इन द आईसीयू। आईसीयू में एक वेंटिलेटर पे पेशेंट है जिसका मोस्ट कॉमन कौन सा पैरामीटर है जो अपन यूज़ करते हैं। पहला ऑप्शन है रेस्पिरेटरी रेट, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन सेचुरेशन, तीसरा ऑप्शन है आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट, चौथा ऑप्शन है ब्लड प्रेशर। तो मोस्ट कॉमन कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट। आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट कैसे होगा, क्योंकि आईसीयू पेशेंट है उसका रेस्पिरेटरी रेट भी चेक करते हैं, ऑक्सीजन सेचुरेशन भी चेक करते हैं, ब्लड प्रेशर भी चेक करते हैं। पर मोस्ट कॉमन पैरामीटर आईसीयू वाले पेशेंट को एबीजी चेक करते हैं, क्योंकि एबीजी के अंदर पेशेंट का ऑक्सीजनेशन और उसका पेशेंट का वेंटिलेशन और उसका एसिड बेस बैलेंस और एबीजी के अंदर पीएच और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे SpO2 PO2 और सोडा बाइकार्बोनेट का लेवल, ये सब एसिड बेस बैलेंस पूरा उसके अंदर चेक करते हैं एबीजी के अंदर। तो एबीजी वेंटी वाले पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आर्टेरियल ब्लड गैस रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज यूज टू मेंटेन सेडेशन इन ए पेशेंट ऑन मैकेनिकल वेंटिलेशन इन द आईसीयू। एक आईसीयू के अंदर पेशेंट है तो मोस्ट कॉमनली कौन सी ड्रग्स उसकी सेडेशन के लिए यूज़ करते हैं। आईसीयू में पेशेंट के लिए ऑब्वियसली लगभग ज़्यादातर पेशेंट के लिए सेडेशन यूज़ करते हैं। तो कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, तो पहला ऑप्शन है मॉर्फिन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपोफॉल, तीसरा ऑप्शन है एट्रोपिन, चौथा ऑप्शन है एमियाड्रोन। तो आईसीयू के अंदर कौन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं, मॉर्फिन सेडेशन के लिए करते हैं पर आईसीयू के लिए लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ नहीं करते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोपोफॉल। और ऑप्शन तीसरा है एट्रोपिन। एट्रोपिन यूज़ करते हैं यदि पेशेंट ब्रेडिकार्डियम जा रहा है तो एट्रोपिन में यूज़ करते हैं। एट्रोपिन की जो थेरापेटिक जो रेंज होती है एम्पुल की, वो होती है 1 ml बराबर 1 mg। और ऑप्शन डी है एमियाड्रोन। एमियाड्रोन डिसरिथमिया पेशेंट में यूज़ करते हैं मोस्ट कॉमनली, जैसे वेंटी डिसरिथमिया हो गया, आर्टेरियल फिब्रिलेशन हो गया, या फिर इन ऐसी कंडीशन हो तो उसमें एमियाड्रोन यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रोपोफॉल होगा इसका। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल टू केयर व्हेन मैनेजिंग पेशेंट विद सेप्टिक शॉक इन द आईसीयू। आईसीयू के अंदर पेशेंट है उसका सेप्टिक शॉक है, तो प्राइमरी गोल क्या होगा पेशेंट का, सेप्टिक शॉक वाले पेशेंट का। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ऑप्शन दूसरा है रिस्टोर टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन तीसरा है रिड्यूस पेन, ऑप्शन चौथा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज यूरिन आउटपुट, ये भी होता है। सेफ्टी शॉक में पेशेंट है तो उसका यूरिन आउटपुट इंक्रीज भी करने की कोशिश करते हैं। पर इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर मतलब प्राइमरी गोल क्या होगा उस पेशेंट का, उसका प्राइमरी गोल होगा रीस्टोर टिश्यू परफ्यूजन। जैसे पेशेंट शॉक में चला गया, हेमरेजिक शॉक में चला गया, या फिर कैसे भी कोई शॉक किसी भी शॉक में चला गया, न्यूरोजेनिक शॉक में चला गया, तो मेन प्रायोरिटी या फिर डॉक्टर का या फिर नर्सिंग स्टाफ का मेन गोल, प्राइमरी गोल वही होता है कि जहाँ से पेशेंट शॉक में गया है ब्रेन की ब्लड सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। ब्रेन की टिश्यू परेंकम है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई या फिर ऑक्सीजनेशन वो जो हो रहा है, वो ऑक्सीजन पहुँच रही है, वो सप्लाई नहीं रुकनी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर क्या करेंगे अपन, रीस्टोर टिश्यू परफ्यूजन। ऑप्शन सी है रिड्यूस पेन। रिड्यूस पेन, पेन को भी कम करेंगी पर प्रायोरिटी में क्या रखेंगे, टिश्यू परफ्यूजन को इंप्रूवमेंट करना है। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, ये भी होता है, पर राइट आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ए पेशेंट इन द आईसीयू इज बीइंग ट्रीटेड फॉर एक्यूट पेनक्रेटाइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन शुड द नर्स टू बी मोस्ट कंसर्न अबाउट। एक आईसीयू में पेशेंट है पेनक्रेटाइटिस का, तो मोस्ट कॉमन कौन सा कंसर्न है, कौन सा एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में मतलब कौन सा कॉम्प्लिकेशन है जिसको अपन कंसर्न पे रखेंगे या फिर अपन दिमाग में रखेंगे कि पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट में ये अपन हो सकता है कॉम्प्लिकेशन इसका। तो पहला ऑप्शन है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन दूसरा है हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन तीसरा है पल्मोनरी एम्बोलिज्म, चौथा ऑप्शन है हाइपरनेट्रीमिया। तो पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो हाइपोवोलेमिया होने के चांसेस से फिर पेशेंट में क्या इफेक्ट पड़ता है, उसमें क्या होता है जी, जो थर्ड स्पेस है, थर्ड स्पेस में फ्लूइड चला जाता है। पेनक्रेटाइटिस वाले पेशेंट को फ्लूइड है ना, वो थर्ड स्पेस में शिफ्ट हो जाता है, जैसे इंटरस्टिशियल स्पेस हो गया या फिर पेरिटोनियल स्पेस हो गया, उसके अंदर चला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइपोवोलेमिया। पेनक्रेटाइटिस में हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया ये दोनों भी अल्टरनेट देखने को मिलता है। जैसे हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो उसको ठीक करने के लिए इंसुलिन दिया, उसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया में चला गया, ऐसे हो सकता है। पर मोस्ट कॉमनली कौन सा कंसर्न है अपना, हाइपोवोलेमिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा इसका।
क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंटरवेंशन इज मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर ए पेशेंट विद एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। एक पेशेंट है ARDS का आईसीयू के अंदर, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट एक्शन क्या होगा, मोस्ट एप्रोप्रिएट उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन क्या होगा, डॉक्टर का मेन गोल क्या होगा आईसीयू में ARDS का पेशेंट है। तो पहला ऑप्शन है हाई टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन, दूसरा ऑप्शन है लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन, तीसरा ऑप्शन है इंक्रीज फ्लूइड इनटेक, चौथा ऑप्शन है हाई ऑक्सीजन फ्लो रेट विदाउट पी। तो ARDS वाले पेशेंट को मोस्ट कॉमनली जो नर्सिंग प्रायोरिटी एक्शन है या फिर जो डॉक्टर की जो प्रायोरिटी है वो उनको दिमाग में क्या कंसर्न रहता है, तो इसका मोस्ट कॉमनली रहता है लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन। ARDS वाले पेशेंट को जो टाइडल वॉल्यूम है वो लो रखते हैं। नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम पेशेंट की होती है 4 से 6 ml पर kg। जैसे किसी पेशेंट है उसका 70 kg वेट है तो उसका 4 to 6 मतलब 5 मान लो उसका ना 350 ml 300 या फिर 400 दोनों के बीच में, 300 से 400 के बीच में मेनली अपन इतना ही रखते हैं। टाइडल वॉल्यूम कितना रखते हैं, 300 से 400 मतलब 4 to 6 ml पर kg। उसके बॉडी वेट के हिसाब से उसका टाइडल वॉल्यूम उसका रखते हैं, मेंटेन करते हैं। तो उसका ARDS वाला पेशेंट को लो टाइडल वॉल्यूम क्यों रखना है, क्योंकि यदि इसका हाई टाइडल वॉल्यूम कर दिया तो जो इसका पॉजिटिव एंड एक्सपायरेटरी जो प्रेशर है उससे क्या होगा कि जो एल्वली है वो ओवर डिस्टेंशन हो जाएगी, उसमें बेरो ट्रोमा हो जाएगा। इसलिए क्या कि जो एल्वली का जो प्रेशर है वो मिनिमम रखते हैं, लो टाइडल वॉल्यूम पेशेंट का रखते हैं, लो टाइडल वॉल्यूम में रखते हैं। और उससे क्या है कि एल्वली है वो ओपन रहेगी। और हाई टाइडल वॉल्यूम दिया तो जो कंडीशन है जो ARDS पेशेंट को हो रखा है और वो और ज़्यादा ब्रश हो जाएगी। तो इसलिए मोस्ट कॉमनली ARDS वाले पेशेंट में क्या मॉनिटर करते हैं, लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन। ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एम्स के अंदर, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सीन इन आईसीयू पेशेंट रिसीविंग लूप डायूरेटिक। एक आईसीयू के अंदर पेशेंट है उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है और पेशेंट को ड्रग्स कौन सी चल रही है, लूप डायूरेटिक चल रही है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है, लूप डायूरेटिक उसको मेडिकेशन दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया, दूसरा ऑप्शन है हाइपोकैलेमिया, तीसरा ऑप्शन है हाइपरकैल्सीमिया, चौथा ऑप्शन है हाइपोफॉस्फेटेमिया। तो लूप डायूरेटिक अपन लेसिस देते हैं तो लेसिस क्या करता है, जो पोटेशियम है उसको एक्सक्रिएट करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया होने के बहुत ही मैक्सिमम चांस है क्योंकि लूप डायूरेटिक जो किडनी से है उसका पोटेशियम का एक्सक्रिएट कर देती है। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या होगा, इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए पेशेंट इन द आईसीयू हैज एन आर्टरियल लाइन इन पैलेस, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ द यूजिंग एन आर्टरियल लाइन इन द क्रिटिकल इल पेशेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार एम्स में आया हुआ है और हो सकता है आगे भी एग्जाम में आए। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा है कि आईसीयू में एक पेशेंट है, उस पेशेंट की आर्टरियल लाइन लगी हुई है। तो आर्टरियल लाइन क्यों लगाते हैं पेशेंट को, प्राइमरी एडवांटेज क्या है उसका, क्या एडवांटेज है आर्टरियल लाइन का। तो पहला ऑप्शन है कंटिन्यू ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, दूसरा ऑप्शन है इजी एडमिनिस्टर ऑफ IV फ्लूइड, तीसरा ऑप्शन है बेटर असेस फॉर IV मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, चौथा ऑप्शन है रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कंपेयर टू सेंट्रल लाइन। तो चौथा ऑप्शन पढ़ते हैं अपन, रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन कंपेयर टू सेंट्रल लाइन। बिल्कुल ही गलत जवाब है, बिल्कुल ही गलत, क्योंकि सेंट्रल लाइन में इन्फेक्शन होने के चांसेज रहते हैं, पर सेंट्रल लाइन से भी आर्टरियल लाइन में यदि अपन उसकी ABG ले रहे हैं या फिर जो आर्टरियल लाइन में उसमें कोई भी कुछ भी काम कर रहे हैं अपन, उसमें सैंपल ले रहे हैं ABG का या फिर कुछ ब्लड सैंपल ले रहे हैं, तो सेंट्रल लाइन से आर्टरियल लाइन में इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है बेटर असेस फॉर IV मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल ही गलत जवाब है, क्योंकि आर्टरियल लाइन से कभी भी किसी भी कोई भी मेडिकेशन एडमिनिस्टर नहीं करते। यदि आपको मेडिकेशन देना है पेशेंट को तो उसको या तो IV कैनुला लगाओ या फिर उसके सेंट्रल लाइन लगाओ, क्योंकि ये आर्टरियल लाइन सिर्फ ब्लड सैंपल ले सकते हैं। जैसे पेशेंट का कोई CBC या फिर PTINR कोई सैंपल भेजना हो तो आर्टरियल लाइन से सैंपल ले सकते हैं, या फिर पेशेंट का ABG लेने के लिए। ABG बहुत ही बार ABG लेते हैं पेशेंट का, बहुत ही बार। जैसे आईसीयू पेशेंट है 24 घंटे में उसके 5-6 बार ABG, मतलब 1 घंटे में 2 घंटे में उसका ABG लेना ही होता है। तो इतना लेने के लिए बार बार उसको प्रिक नहीं करते हैं, इसलिए उसको आर्टरियल लाइन लगाते हैं। तो बेटर में ये बिल्कुल खोटा जवाब है। तो दूसरा ऑप्शन है इजी एडमिनिस्टर ऑफ IV फ्लूइड, बिल्कुल ही नहीं। आर्टरियल लाइन से बिल्कुल ही आपको IV फ्लूइड या फिर आपको मेडिकेशन बिल्कुल ही नहीं लगाते। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका कंटिन्यू ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। जो आईसीयू में पेशेंट है उसके बहुत सारे ड्रग्स चल रहे हैं, उसके आइनोट्रोपिक चल रहे हैं, उसको और भी जैसे नोरेड हो गया, उसका डोपामिन हो गया, उसको ADR हो गया, उसको डेक्सटोमिड हो गया, बहुत सारे इन्फ्यूजन पंप चलते हैं उस पेशेंट को। तो सबसे
इम्पोर्टेंट क्या है पेशेंट का चेक करने के लिए, उसके कंटिन्यू बीपी मॉनिटर करते हैं। अपन बीपी कप भी लगाते हैं, बीपी कप से भी बीपी चेक करते हैं, पर मोस्ट कॉमनली अपन उसको आर्टरी लाइन से बीपी चेक करते हैं, क्योंकि उसमें एक्यूरेट बीपी आता है पेशेंट का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उसका जो राइट आंसर इसका होगा कंटिन्यू ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। ये पेशेंट आईसीयू में है, उसका आर्टरी लाइन लगी हुई है। आर्टरी लाइन का मोस्ट कॉमन क्या एडवांटेज है या फिर क्यों बेनिफिट है, क्योंकि उस पेशेंट का कंटिन्यू ब्लड प्रेशर चेक करना है, इसलिए उस पेशेंट को आर्टरी लाइन डालते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच लेव वैल्यू इज मोस्ट क्रिटिकल टू मॉनिटर ए पेशेंट विद रिसीविंग हेपेरिन इन्फ्यूजन फॉर द आईसीयू पेशेंट। ये पेशेंट है आईसीयू में, उसके हेपेरिन इन्फ्यूजन चल रहा है, तो अपन कौन सी लेव वैल्यू है वो मॉनिटर करेंगे। पहला ऑप्शन है प्रोथ्रोम्बिन टाइम, दूसरा ऑप्शन है INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, तीसरा ऑप्शन है एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, चौथा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन। तो हेपेरिन देते हैं तो अपन उसमें क्या मॉनिटर करते हैं, APTT मॉनिटर करते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम। PTINR है वो वारफेरिन के साथ में चेक करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन मैनेजिंग पेशेंट विद इंक्रीज ICP इन द ICU विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड बी अवॉइडेड। एक ICU में पेशेंट है जिसका इंट्राक्रैनियल प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है, तो उसमें मोस्ट कॉमन कौन सा इंटरवेंशन है वो जो करेंगे और कौन सा इसमें अवॉइड करेंगे। तो पहला ऑप्शन है एलिवेट दी हेड बेड टू 30 डिग्री, सेमी फाउलर पोजीशन में रखेंगे बेड को। दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्टर हाइपरटोनिक सलाइन, तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, चौथा ऑप्शन है कीप नेक इन ए न्यूट्रल पोजीशन। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कौन सा जो इंटरवेंशन है वो अवॉइड करेंगे। तो ऑब्वियसली पेशेंट का ICP बढ़ा हुआ है तो उसका हेड एलिवेटेड रखेंगे, 30 डिग्री रखें। 30 डिग्री ये क्वेश्चन GMCS में भी आया हुआ है, दिल्ली एम्स में भी बहुत बार पूछा हुआ है, लगभग एम्स के एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही है कि ICP है तो उसका मतलब कौन सी पोजीशन देंगे, 30 डिग्री पे देंगे। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। तो दूसरा ऑप्शन है एडमिनिस्टर हाइपरटोनिक सलाइन। हाइपरटोनिक सलाइन 3%, 5%, 10% भी देते हैं। ICP बढ़ा हुआ है तो उसको ओस्मोटिक डायूरिटी जैसे मैनिटोल हो गया, और हाइपरटोनिक सलाइन है 3%, 5%, वो भी हाइपरटोनिक है तो वो भी देते हैं। हाइपरटोनिक फ्लूइड ICP वाले पेशेंट को देते हैं, तो ये भी इसका करेक्ट आंसर है, ये अवॉइड नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, ये ऑप्शन है जो अवॉइड करना है ICP वाले पेशेंट को। फ्रीक्वेंट आप सक्शनिंग करोगे, पेशेंट में ट्रिगर होगा, पेशेंट कब करेगा, उसका चेस्ट का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और ये अवॉइड करना है पेशेंट में। फ्रीक्वेंट सक्शनिंग बिल्कुल नहीं करना है, पेशेंट को जब भी नीड होगी तभी सक्शनिंग करना है। और सक्शनिंग कौन सा करना है, क्लोज सक्शन यूज़ करना है। क्लोज सक्शन आता है आजकल, ये जैसे ये यूज एंड थ्रो वाले नहीं करते, वो क्लोज रखते हैं। जो सक्शन कैथेटर और ET ट्यूब के जो सक्शन लगाते हैं वो बिल्कुल क्लोज वे होता है, मतलब ओपन वे में नहीं होता वो। उसमें फ़ायदा ये है उसका कि उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं, तो ये अवॉइड करेंगे, ऑप्शन सी। चौथा ऑप्शन है कीप द नेक इन न्यूट्रल पोजीशन। न्यूट्रल पोजीशन इसलिए रखेंगे कि जो ICP है उसका लेवल बना रहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फ्रीक्वेंट सक्शनिंग, ये है जो अवॉइड करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट इन द ICU हैज़ बीन डायग्नोस्ड विद पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन विच साइन इज मोस्ट इंडिकेटिव ऑफ दिस कंडीशन। ये पेशेंट है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का, तो मोस्ट कॉमन कौन सा इंडिकेशन है जो इस कंडीशन का अपन आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो पहला ऑप्शन है ब्रेडिकार्डिया, दूसरा ऑप्शन है सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तीसरा ऑप्शन है हेमोपेटाइसिस, चौथा ऑप्शन है बाइलेटरल लेग स्वेलिंग। पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले पेशेंट को मोस्ट कॉमन कौन सा इंडिकेशन है जो देख के अपन आइडिया लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। ब्रेडिकार्डिया नहीं होता पेशेंट को, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाएगा तो उसको पेशेंट को टेकिकार्डिया होगा। ऑप्शन दूसरा है सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तीसरा ऑप्शन है हेमोपेटाइसिस हो सकता है, पर हेमोपेटाइसिस देख के अपन ऐसा डायग्नोसिस नहीं लगा सकते कि इस पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें। चौथा ऑप्शन है बाइलेटरल लेग स्वेलिंग, बिल्कुल ये एकदम खोटा जवाब है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सडन ऑनसेट ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो, आपको लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।